हिंदुस्तान में जिस तरीके से मौजूदा सरकार कर रही है, जब भी कोई उनके खिलाफ़ यानी कोई आवाज़ उठाता है, कोई प्रोटेस्ट करता है या उनके करप्शंस के ऊपर बोलता है, तो कभी उसे ईडी से नोटिस भेज दिया जाता है, कभी उस पर यानी कुछ केस बुक किया जाता है। तो उसी तरीके से सेम उसी तरीके से जिस तरीके से देश को नरेंद्र चला रहे, उसी तरीके से जितेंद्र मुमरा को चला रहे। अगर इनके खिलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाए, कोई क्वेश्चन करे, तो इस तरीके के उसके साथ भी किया जाता है। जैसे ये तड़ीपारी का मुझसे जवाब मांगा गया, मुझे तड़ीपारी का नोटिस दिया गया, उससे पहले मुझ पे झूठे झूठे केसेस बुक किए गए, जिसकी आवाम भी जानती है और ख़ुद पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है कि केसेस मुझ पे सही से नहीं फिट हुए। बोले ये सबसे तेरी तड़ीपारी नहीं रुकेगी। बोला सर तो फिर कैसे रुकेगी? बोले फिर तेरे पास एक ही रास्ता है, अगर तेरे को तड़ीपारी रुकाना है तो जा जो एमएलए है जितेंद्र राउत उनके पैर पकड़ ले। अब वहाँ पर मैं समझ चुका था कि कहानी पूरी, जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट था मुझे तड़ीपार गुंडा बताने का, वो मुझे समझ में आने लगा था। मैं चुप हो गया। उतर करके रोड पे इसको कैंसिल करा है, तो आप लोग रिजाइन करो, यानी आप लोग नाकारा हो। जिसलिए आपको चुन के दिया गया, आप वो काम नहीं कर सकते हो। अगर उनकी जगह हम होते या हमारे पार्टी के लोग होते और इतनी तादाद में होते, तो आप यकीन जाने हम कभी नहीं बोलते कि जनता को उतरना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हमको चुन के दिया ना। हम लड़ेंगे असेंबली में, हम लड़ेंगे महासभा में, हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, वहाँ पर मिनट्स में दर्ज करवाएंगे। उसको लेकर के हम असेंबली में हमारे एमएलए को बोलेंगे कि वहाँ आवाज़ उठाओ, वो मिनट्स को लेकर के वहाँ से हम उसको ऊपर यानी स्टे लाएंगे, उसको रद्द करेंगे, कुछ भी वहाँ से करेंगे, ना कि यहाँ आवाम को नीचे उतारेंगे इतने पेंडेमिक पीरियड। मुझे यानी ये सब यानी क्यों शहर बदल करने की बातें क्यों हो रही है, मुझ पर प्रेशर क्यों ना कहीं वो भी जान चुके कि उनके लोग सब नाकारा, और ये आवाम जान चुकी है। जितना भी मुद्दा आप बता रहे हो ना, आज तक उन्होंने ये सब सहूलतों पे आज तक काम ही नहीं किया है कि उसको प्राइवेट कर दिया। जैसे आपने बताया, हम भी सुन रहे कि हॉरिजॉन वाले को हॉस्पिटल दे दिया गया है। आज हॉस्पिटल, आप सोचिए इतना पैंडेमिक पीरियड चला, कितनी मौतें हुई शुरुआत में, ये कोरोना सेंटर बनने से पहले। अगर ये हॉस्पिटल जिस तरीके से 2008 में पास हुआ, 2012 से इसका काम चालू हुआ, अगर इसका जो टेन्योर था 24 महीने का, अगर उसमें कर लिया भी जाता तो 2014 तक कंप्लीट हो जाता। तो आज हमारे शहर में इतनी यानी महामारी के टाइम पे इतनी दिक्कतें नहीं होती लोगों को। आज जिनके पास पैसा नहीं था, लोगों ने उधार करके, लॉकडाउन में रोजी नहीं होने के बावजूद गहने बेचकर, घर गिरवी रखकर अपने हॉस्पिटलों के बिल दिए अपने लोगों को बचाने के लिए। वो पैसे वेस्ट नहीं होते हमारे। तो ये लोगों को समझना छोड़िए। वो हमारे शहर के ना, जैसे एक भाजपा के पास संबित पत्र है ना, वैसे वो ये संबित पत्र है। उनकी बात छोड़िए, वो बस कॉमेडी करने के लिए कुछ भी आकर के स्टेटमेंट दे देते, कैमरा दिखाने के मैं कुछ बोल दूँ और लोगों को हंसा दूँ, बस वो उनकी बात छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, बेसलेस बातें। मैं अब्दुल अजीम शेख एक और तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं मुमरा के एक नौजवान लीडर, MIM पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष जनाब सैफ पठान साहब के साथ, और उनसे हम दो मौजू पे बात करना चाहेंगे, जिसमें एक तो है बहुत ही सेंसिटिव और पेचीदा मसला कि उनको जल्दी हाल ही में एक नोटिस मिला था डिपार्टमेंट की तरफ से, कारण बताओ नोटिस, कि उनको शहर बदर क्यों ना किया जाए, तड़ीपार का नोटिस दिया गया था। और दूसरा टॉपिक जो है कि उन्होंने एक ऐलान किया, एक महाज छेड़ा है टोरेंट के खिलाफ बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठने का। तो जिसमें हम पहले मौजू पे बात करेंगे कि उनको जो तड़ीपार का नोटिस दिया गया था उस पर उन्होंने क्या क्लेरिफिकेशन दिया और डिपार्टमेंट ने उनके साथ क्या रवैया किया, दोनों का क्या कन्वर्जेशन रहा, उस पर हम इनसे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे इनका पक्ष। सैफ पठान साहब, एक और तहलका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपको जो तड़ीपार का नोटिस मिला था उस पर आपने क्या क्लेरिफिकेशन दिया और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या आपके साथ मामला हुआ? जी, एक्सपीरियंस तो काफ़ी बैड रहा। और रही बात जवाब की, तो जैसा मुझे 30 तारीख को नोटिस मिला था, उसका जवाब मैंने ACP ऑफिस पे 7 तारीख को सबमिट कर दिया है। मैंने उसका आंसर कर दिया है। 30 तारीख का आपको नोटिस मिला था, आपने 7 तारीख को उसका क्लेरिफिकेशन दिया, जवाब दिया। लेकिन कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जिसमें आपके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, या आपकी तर्जुमानी की है कि आपके साथ वहाँ पे कुछ इस तरह का बिहेवियर हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ एक हाईली रैंकेड ऑफिसर ACP जो हमारे कलवा मुमरा के हैं, उन्होंने आपके साथ जिस तरीके से बात किया, या एक यहाँ के सिटिंग MLA का नाम लिया, वो सारी चीज़ें हम आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं कि जब आप वहाँ पे पहुँचे और आप 7 तारीख को जवाब दिया, उसके पहले ही 5 तारीख को आपको जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, और आप जब वहाँ गए तो आपसे क्या बातचीत हुई? देखिए कि जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से मौजूदा सरकार कर रही है, जब भी कोई उनके खिलाफ़ यानी कोई आवाज़ उठाता है, कोई प्रोटेस्ट करता है या उनके करप्शंस के ऊपर बोलता है, तो कभी उसे ईडी से नोटिस भेज दिया जाता है,
कभी उस पर यानी कुछ केस बुक किया है, तो उसी तरीके से सेम उसी तरीके से जिस तरीके से देश को नरेंद्र चला रहे उसी तरीके से जितेंद्र मुमरा को चला रहे। अगर इनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए, कोई क्वेश्चन करे, तो इस तरीके के उसके साथ भी किया जाता है। जैसे ये तड़ीपारी का मुझसे जवाब मांगा गया, मुझे तड़ीपारी का नोटिस दिया गया, उससे पहले मुझ पे झूठे झूठे केसेस बुक किए गए, जिसकी आवाम भी जानती है और ख़ुद पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है कि केसेस मुझ पे सही से नहीं फिट हुए। तो उसको लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उसमें जो इंसिडेंट्स यानी 5 तारीख को हुआ, जो एसीपी साहब का बर्ताव मेरी तरफ था, उस पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसकी हमने काफ़ी जगह कंप्लेंट्स की है। उसके लिए हम लोगों ने प्रेस मैं आपकी ज़बानी जानना चाहता हूँ सैफ पठान साहब कि जब आप वहाँ पे पहुँचे हो, आपको जो भी मामला हुआ कि मुमरा पुलिस स्टेशन से यहाँ के एक पीआई ने आपको कॉल करके बुलाया या बोला कि जाके एसीपी साहब से मिल लो, उसके फ़ौरन बाद पुलिस वाले आ गए आपके ऑफिस पे कि जाके मिल लो, आपने बहरहाल तैयार हो गए आपकी जाके मिल लेते। जब आप गए एसीपी ऑफिस तो आपके साथ किस तरह से बर्ताव हुआ, जिसको कि बदसलूकी अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने बाकायदे बताया है कि हाँ किसी के पैर पकड़ने के लिए कहा जा रहा है या कहा जा रहा है ये सब लोगों के मतलब सर्टिफाइड करने से कुछ नहीं होता। तो आप बताइए कि आपके साथ में मतलब क्या बर्ताव हुआ था, वहाँ पे क्या बात की हुई थी आपकी और एसीपी साहब की? देखिए कैसा है कि जब से यानी मुझे यानी शहर में प्रेसिडेंट घोषित किया गया एमआईएम पार्टी की तरफ से, तब से ही मेरे साथ काफ़ी यानी बदसलूकी कही जा रही थी डिपार्टमेंट की तरफ से। यही एसीपी साहब ने मुझे पहले इसके लिए मेरे जो एट्रोसिटी एक्ट हम पे लगा था उसकी ज़बरदस्ती जामीन के लिए बुलाए थे। उस वक्त भी काफ़ी मुझसे बदतमीज़ी कर रहे थे कि तू गुंडा है, तेरे खिलाफ कंप्लेंट्स आती है। तो मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था, सर जब मैंने कुछ नहीं करता हूँ तो आप लोग मुझ पर केस बनाते हो, तो मुझ पर अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही तो आप मुझ पर एफआईआर ले लीजिए। तो बोले नहीं, फिर मुझे कॉलम बताया कि देखिए तड़ीपारी का कॉलम देख, बहुत जल्द तेरा नाम इस पर आने वाला है। इस तरीका मुझसे उन्होंने पहले ही सलूक कहा था। फिर उसके बाद यानी 30 तारीख को सडनली मुझे तड़ीपारी का नोटिस उन्होंने भेज दिया। जो उन्होंने मुझे कॉलम बताया था वो उन्होंने अपने यानी रिपोर्टिंग आगे शुरू कर दी। उसके बाद यानी 30 तारीख को मुझे नोटिस मिला, जिसका जवाब मुझे 27 तारीख को देना था और मुझे नोटिस सर्व हुआ 30 तारीख को। और फिर 5 तारीख को जो यहाँ के हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के जो पीआई है वलेटकर साहब, उनका मुझे कॉल आया। मैं ये ऑफिस में यहीं मौजूद था, सुबह का वक्त था 11 बजे का, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि यानी सैफ कहाँ है तू? तो मैंने कहा कि सर अब मैं ऑफिस पे बैठा हूँ, कुछ काम। तो बोले एसीपी साहब तुझसे मिलना चाह रहे। मैंने कहा सर अभी एसीपी साहब को क्या काम है मेरे से? मेरा तो यानी जो भी जवाब है 7 तारीख को मैं देने वाला हूँ, अभी मेरा जवाब रेडी नहीं, मैं जाऊँगा 7 तारीख को उनके पास। बोले नहीं साहब फिर भी तुझसे मिलना चाह रहे, एक बार उनके ऑफिस हुआ। बस उनका मैंने फ़ोन रखा ही था कि सामने से 2 पुलिस वाले बाइक खड़े कर कर मेरे ऑफिस में आ गए। और मैं पूछा क्या हो गया? तो बोले एसीपी साहब ने तुझे बुलाया है मिलने के लिए। बोला यार ये किस तरीके का प्रेशर मुझ पर बिल्ड किया जा रहा है और किस तरीके का बर्ताव है कि मुझे तड़ीपारी का नोटिस देते हो, एक पुलिस वाला ऑफिसर फ़ोन करता है, आप लोग ऑफिस आते हो मुझे लेने, क्या मैं गुंडा हूँ क्या हूँ? बोले नहीं नहीं एसीपी साहब मिलना चाह रहे, इसके लिए हम आए करके सिर्फ सैफ भाई मिलो। फिर थोड़ा पहचान थी, चाय वगैरह पिए, वो चले गए। मैंने मेरे वकील से कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जाके सुन लो क्यों इतना प्रेशर बिल्ड कर रहे। मुझे लगा नॉर्मल सी बात होगी। मैं एसीपी ऑफिस पहुँचा। मैं जैसे ही एसीपी ऑफिस पहुंचता हूं तो एसीपी साहब का जो पहले बर्ताव था मेरी तरफ के गुंडा है, उसी तरीके के फ्लो में वो मुझसे बात करने लगे। क्या हुआ, तू क्यों जवाब नहीं दिया? 27 तारीख की तेरी डेट थी। मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे आंसर किया कि सर माना मेरी 27 की डेट थी, मुझे नोटिस सर्व हुआ 30 तारीख को। आप मेरा रिसीविंग देखिए आपके नोटिस पे, उस पर टाइम देखिए। तो बोले वो तूने पुलिस वालों को मैनेज करके 30 तारीख लिखा है। बोला सर अगर पुलिस मुझसे मैनेज होती तो मुझे नोटिस ही नहीं मिलता, ये कहीं ना कहीं और से मैनेज होकर के मुझ पे कार्रवाई की जा रही। बोले बहुत बोलता है तू, ये करता है, बोले मेरे को जवाब आज ही चाहिए। बोला सर पॉसिबल नहीं है, इस तरीके का जवाब मैं नहीं दे सकता, मेरे एडवोकेट तैयार कर रहे, मैं 7 तारीख को। बोले तू अभी मुझे लिखित में दे। बोला सर नहीं कर सकता, मैं उतना बाइफरकेट करके मैं आंसर नहीं कर सकता, मेरी एडवोकेट तैयार करी, 7 तारीख की मॉर्निंग में मैं आपको जवाब दे दूंगा, 2 दिन का टाइम दीजिए। बोले नहीं मेरे को अभी चाहिए। बोला सर कोर्ट भी अगर किसी से कुछ चीज़ मांगता तो 7 दिन का टाइम देता है, आप वो तो कैसे? बोले तो क्या जवाब देगा तू? तो मैंने बताया कि सर आपका जिस तरीके से मुझे तड़ीपार नोटिस मिला, जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, अब काफ़ी तंजीमें हैं, काफ़ी हमारे शहर में मिली जुली तरीके हैं, कुछ यानी NGOs है, बड़ी बड़ी जमीयत है, जमातें हैं, मदरसा मस्जिद है, हमारे क्या बोलते हैं दलित भाई है, उनके अम्बेडकर भवन की जो है, ऐसे कुछ लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट्स दिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स रिपोर्टर्स ने दिए, सोशल वर्कर्स ने दिए। मैं वो सर्टिफिकेट्स उसके साथ अटैच करता हूँ कि मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि मैं शहर बदर किया जाऊँ। उन लोगों ने काफ़ी सीधे सीधे उस पर मेरा कैरेक्टर डिफाइन किया है कि मैं एक अच्छा सोशल वर्कर हूँ और शहर के भले के लिए काम करता हूँ और मेरा शहर में रहना ज़रूरी है शहर के आने वाले कल के लिए। तो बोले वो सब लेटर उठा करके उनकी गंदी अल्फाज में पिछवाड़े में डाल दे, यानी काफ़ी गंदे अल्फाज में। मैं एकदम शॉक था कि सर ये क्या कर रहे हो आप, क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोले ये सबसे तेरी तड़ीपारी नहीं रुकेगी। बोला सर
तो फिर कैसे रुकेगी? बोले फिर तेरे पास एक ही रास्ता है, अगर तेरे को तड़ीपारी रुकाना है तो जा जो एमएलए है जितेंद्र राउत उनके पैर पकड़ ले। अब वहाँ पर मैं समझ चुका था कि कहानी पूरी, जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट था मुझे तड़ीपार गुंडा बताने का, वो मुझे समझ में आने लगा था। मैं चुप हो गया। बोला सर मैं 7 तारीख को जवाब दे दूंगा। बोले क्या हो गया, लगाऊं फ़ोन, बात करता है? बोला सर आप ज़बरदस्ती मुझ पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हो, मैं 7 तारीख को जवाब दे दूंगा। बोले प्रेशर क्या? बोले ये तू जो सोशल मीडिया फेसबुक लाइव आकर के बोलता है या कुछ भी इंटरव्यू में बोलता है, क्या तूने आज तक क्या कर लिया, शहर में क्या बदलाव ला दिया? तो बोला सर मैं बदलाव लाने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए बोलता हूँ, जो उनके आसपास करप्शन हो रहा है उसको जागरूक करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला जिस दिन मेरे शहर के लोग जागरूक होंगे उस दिन बदलाव भी आएगा, मैं उसके लिए करता हूँ। तो बोले कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, मंत्री आदमी है, मिल ले उनसे, पैसा कमा, तू भी यंग है। बोला सर मैं 7 तारीख को जवाब देता हूँ। तो बोले इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा टाइम बिठा, तू बाहर बैठ, मैं जब बुलाता हूँ तब सोच कर आके जवाब दे। करीबन पौना घंटा मुझे बाहर वेट करवाया उन्होंने। पौने घंटे बाद मुझे वापस बुलाया अपने कैबिन में। क्या हुआ? सोचा फ़ोन लगा के दूँ। बोला सर 7 तारीख को आपको जवाब दे दूँगा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो अपने राइटर थे कोई उनके वहाँ, उनको वो भड़क गए कि बोले इसका 7 तारीख का जवाब लिख के ले, अगर ये 7 तारीख को नहीं देगा तो गांडू की तड़ीपारी, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके गंदे कि तड़ीपारी लिख देना, इसको तड़ीपार कर देना, इसका उल्टा जवाब तैयार करना, अब इसको अपन बताएंगे, ज़्यादा समझ में आ रहा है कर। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया, मैं रुका नहीं वहाँ पर। फिर उसके बाद साहब भाई इतने बड़े आप जो एलिगेशंस लगा रहे हो, या जो आपके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने भी बताया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके साथ इस तरीके से बदसलूकी हुई, और पर्टिकुलर एक अपोजिशन के आपके एमएलए का नाम लेके आपको पैर पकड़ने के लिए किया गया, तो आपने उस पर ये नहीं सोचा, कुछ कार्रवाई नहीं की कि जाके आप गृह मंत्री को या राज्यपाल को या हाईली रैंकेड ऑफिसर्स के पास आप कंप्लेन, आपने इस पर फिर आगे क्या कार्रवाई किया? देखिए कि मुझे पता था कि यानी काफ़ी गंदे दर्जे की पॉलिटिक्स जितेंद्र राउत हमारे साथ अभी कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले हम पे केस बुक करके अपनी तरफ करने की कोशिश की, कभी हमको लालच दे करके, अभी ये एकदम एक 3rd क्लास की पॉलिटिक्स करके एक यानी एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करके हम लोगों को दबा करके अपनी तरफ लेने की कोशिश करे। तो इसके खिलाफ हमने लिखित कंप्लेंट हर जगह की है, हमने डीआईजी को दी है, हमने प्राइम मिनिस्टर को दी है, होम मिनिस्टर को दी है, सीएम को दी है, हमने यानी गवर्नर को दी है। कोई लेटर वेटर जो मिले थे वो भी अटैच करे हैं आपने? सब हमने लेटर अटैच करे। यहाँ तक कि डीआईजी सर ने तो जब वो लेटर्स देखा कि जितने मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मिले तो वो काफ़ी खुद शौक थे कि मुझे ऐसा नोटिस क्यों दिया गया, अगर इतने लोग मेरे कैरेक्टर्स के लिए यानी मेरा अप्रिसिएशन करते हैं। एनजीओज ने आपको कैरेक्टर के लिए सर्टिफिकेट दिया है या आपको अच्छे नियर अबाउट 35-40 यानी हम लोग को यानी लेटर्स मिले, और लेटर्स अभी भी आ रहे। देखिए मैंने एक भी लेटर किसी से मांगा नहीं। जब मुझे तड़ीपारी नोटिस मिला तो मैं शहर के यानी जितने एनजीओज है, जितनी जमीयत है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन लोगों ने आगे बढ़ करके मुझे लेटर्स दिया। और आज भी मुझे कॉल आते कि अगर हम लोगों से कुछ मदद चाहिए, कोई दूसरे एनजीओज हमको कॉल कर रहे, तो मैं उन सबका यानी आपके माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों की वजह से आज मुझ में ज़्यादा हौसला है कि मैं और काम कर सकूँ कि नहीं, शहर के लोग मेरे साथ हैं। एक तरफ जहाँ आपके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके से किसी केस में फंसा के, और दूसरी तरफ एक देखा जाए तो एक स्थानीय नगर सेवक हैं, उनका इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदे कहा है कि आ जाओ नगर सेवक का, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ कल के दिन आप जो पार्टी आपको डाउन करने के लिए या घुटनों पे लाने के लिए इतनी कोशिशें कर रही है या आपको हर तरफ से प्रेशराइज कर रही है, आप उसमें चले जाएं या उनको ज्वाइन करके आप कॉरपोरेटर का टिकट ले लें, या कॉरपोरेटर आपको बनाने का वहाँ से आश्वासन दिया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जब वो डिबेट में उन्होंने मुझसे कहा था तो मैं खुद नहीं समझ पाया था कि वो ऐसा क्यों कह रहे, लेकिन जब ये नोटिस मुझे मिला उसके फ़ौरन बाद और उसके बाद जब ये सब इंसिडेंट हुआ तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये इन लोगों का ट्रैप मेरे खिलाफ था, और इनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से इसको डरा करके हमारे पास ले लिया जाएगा। तो वो उनकी गलतफहमी हो सकती है। देखो मैं कोई चीज़ के लिए आवाज़ उठाता हूँ तो मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के उठाता हूँ, उसके भरोसे उठाता हूँ। और ये भी मैं यानी जब तड़ीपारी का नोटिस भी आया तो मैंने अल्लाह से ही बोला कि अल्लाह तू इज़्ज़त रख, और आज अल्लाह ने इज़्ज़त रखा, इतने लोगों के दिलों में डाला, इतनी एनजीओ, इतनी जमीयतें यानी जमातों ने तो यहाँ तक कहा कि वकील हमारी तरफ से हम देंगे तुम्हारे लिए लड़ने। तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह ने मेरे को ये नोटिस दिला करके और मेरा हौसला बढ़ाया है। तो ये उन्होंने कोशिश की, ये उनके यानी क्या इस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स ही है, ये उन्होंने किया, लेकिन वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो आवाम ने देखा है, मैं 2012 से एमआईएम से जुड़ा हूँ,
2014 के इलेक्शन आए एमएलए के, अशरफ मुलानी भाई लड़े, फिर 2017 का कॉरपोरेशन इलेक्शन आया, मैं खुद यहाँ से कंटेस्ट किया हमारे वार्ड से, 2019 में एमएलए इलेक्शन आया, जो भी पार्टी का हुआ लोगों ने देखे, फिर हमने हमारे पार्टी के नुमाइंदे को छोड़ करके शहर में दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ नहीं गए। तो इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह कभी ऐसे लोगों के आगे मुझे झुकाएगा नहीं। जी आवाम भी जानती है कि मैं पिछले 3 इलेक्शन में लोगों ने NCP में नहीं जाएंगे कभी, या पार्टी छोड़ के आप दूसरा दल बदलने, ऐसी कोई? देखो मैं मेरी पार्टी से खुश हूँ, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच के साथ जुड़े हैं, हम वो सोच के साथ मजलूमों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं मेरे शहर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और जो सोच एनसीपी रखती है इस शहर में, मैं कभी उस सोच का हिस्सा नहीं बन सकता, इसलिए मैं कभी इंशाल्लाह ताला उस तरफ नहीं जाऊँगा। चलिए ठीक है, अब आप जब पक्का ठाने हुए हैं कि हाँ आप MIM के साथ ही जुड़कर या MIM की इस ऊँचे ओहदे पर बैठ के काम करेंगे, तो आप काम में जो पहला महाज आपने अभी छेड़ा है टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल, जब से आपने ये पोस्ट लिया उसके बाद ये समझ लीजिए पहला आपका धरना आंदोलन है, और इस लेवल पे कि बेमुद्दत भूख हड़ताल, तो उस पर आते हैं। और उस पर हम जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों ने एहतजाजात किए टोरेंट के खिलाफ, सबसे पहले आप लोगों ने भी शुरुआत में जब टोरेंट आने वाली थी तो एक मरतबा आप लोगों ने एहतजाज किया था, लेकिन कुछ दिनों पोस्टपोन्ड होने के बाद फिर आ ही गई टोरेंट, तो अब आप दोबारा एहतजाज और भूख हड़ताल में बैठ के आप किस वजह से करना चाह रहे हैं, और अब की मरतबा आपका क्या मोटिव क्या है, मकसद क्या है? देखिए कि जैसा आप जानते हैं कि 2019 की 26 जनवरी को ही टोरेंट हमारे शहर आ रही थी, उस वक्त हम लोगों ने 19 तारीख को यानी कलवा से एक पैदल मार्च रखा था हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस तक निवेदन देने के, हमको टोरेंट नहीं चाहिए कलवा मुमरा दीवाशील में। उसके बाद 21 जनवरी से मैं और हमारे 17 साथी जो कलवा से थाना का जो मार्च रखा था वो तो आयुष करके और मीम उमरेकर की तरफ से रखा गया था, दशरथ पाटिल साहब ने उनके नेतृत्व में रखा गया था। हमारे मीम उमरेकर के रफ़ीक मुकादम थे जी, और अपना गोविंद भगत साहब थे दीवा वगैरह से, ये सब ने मिलजुल कर रखा था। उसके बाद हमने यहाँ मीम उमरेकर के बैनर पे 21, 22, 23 3 दिन भूख हड़ताल रखी थी, हमने भूख हड़ताल की थी, बेमुद्दत भूख हड़ताल थी। 3 दिन बाद वहाँ से हमारे को यानी मंत्रालय से यानी इसके इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टर ने आकर के यानी हमको आश्वासन दिया कि अब टोरेंट नहीं आएगी, और 1.5 साल तक वही हमारी भूख हड़ताल के बाद टोरेंट रुकी। अब सडनली ऐसा हुआ कि यानी इन मंत्री साहब सरकार में आने के बाद रातों रात नहीं देखा तो ये जाता है कि भाई NCP ने या सत्ताधारी पार्टी ने कुछ इस तरीके के कदम उठाए थे कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा था कि अगर टोरेंट मुमरा में आती है तो मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा, और इस तरीके का उन्होंने कॉन्फिडेंस वाला वो किया था कि लग रहा था कि हाँ उन्होंने कुछ कार्रवाई ऐसी की जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस है। मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो उनकी बात छोड़िए, वो हमारे शहर के ना जैसे एक भाजपा के पास संबित पत्र है ना, वैसे वो ये संबित पत्र है। उनकी बात छोड़िए, वो बस कॉमेडी करने के लिए कुछ भी आकर के स्टेटमेंट दे देते, कैमरा दिखाने के मैं कुछ बोल दूँ और लोगों को हंसा दूँ, बस वो उनकी बात छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, बेसलेस बातें। अच्छा ठीक है सर भाई, आप उनको एंटरटेनमेंट का वो समझते हो, जो भी है उन्होंने उसके बाद आ गई तो उनकी बातें बेसलेस है। जब भी उनके इंटरव्यू सुनता तो ऐसे ही कुछ सुनता हूँ, हाँ, कवर अप करते जैसा मोदी को यानी संबित पात्रा उनकी झूठी तारीफें करते हैं, झूठे करते हैं, तो उसी तरीके से वो ये शहर मैं मान लेता हूँ। चलिए ठीक है, उनकी बात बेबुनियाद थी और अपनी बात पे नहीं कायम रह पाए या नहीं रहे, या बस उन्होंने एक जुमला बोल दिया तो जुमलेबाजी थी, ये बात नहीं थी। चलिए ठीक है आप, लेकिन उसके बाद देखा जाए टोरेंट आने के बाद भी जैसा लोग आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले भी है वो भी पहुंच रहे टोरेंट में। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी जो विधानसभा में कैंडिडेट थे वो भी पहुंचे थे कि लोगों के साथ ये ज़्यादती है। अब एक देखा जाए तो NCP, क्योंकि आपका मेन अपोजिशन तो NCP है, उसके साथ में उनके ऊपर अगर देखा जाए तो उनके भी कॉरपोरेटर कैंप्स लगवा रहे हैं, लोगों की बिल सही करवा रहे हैं, और लोगों को मतलब टोरेंट की मुखालफत के उसमें उन्होंने किया कि लोगों के ऊपर हो रही तकलीफ वहाँ पे जो हो रही है वो सही हो, लोगों की बिल सही हो और लोगों का करेक्शन हो। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है? देखिए अब ये चीज़ को ना लोगों को समझना होगा कि NCP किस तरीके का ट्रैप लगा करके आपको फंसाती है। आप बताएं, हमारे टोरेंट के खिलाफ मुद्दा क्या था? हम टोरेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम उसको बिल ही नहीं भरेंगे। बराबर आज दीवा में 0% बिलिंग हो रही है, आज कलवा में 0% बिलिंग हो रही है, जिसके चलते आज वहाँ से उनको वापस किया जा रहा है। उसी तरीके से मुमरा की भी बिलिंग बहुत लो थी, लोग बिल नहीं भर रहे थे, और जो जायद बिल आए थे उसकी वजह से तो और नहीं भर रहे थे। तो ये टोरेंट के साथ मिल करके ये जो आप कैंप बता रहे हैं ना, वो कैंप लगाकर लोगों का बिल नहीं कम किया गया, टोरेंट का रेवेन्यू डबल करके दिया गया, उनको बिल भरवा के दिया गया, वहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। हम जो मुद्दा कर रहे हैं, हम हमारे भूख हड़ताल पे बुलाकर नहीं बोलेंगे बिल भरो,
हम वहाँ MSEB को बुला करके, महावितरण को बुला करके उससे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा के लेंगे कि जब तक आपने अगर यहाँ पर सब एजेंट रखा है टोरेंट, तो टोरेंट ये कायदे अनुसार बिल दे, टोरेंट ये बकाया ले और टोरेंट इतना ही बिल ले। हम ये नहीं बताएंगे कि यूनिट पे टोरेंट जो भी चार्ज मारेगा उससे बिल भरना पड़ेगा। तो वो एक तरह का बेवकूफ़ बनाया गया और लोगों से बिल भरवाया गया। हाँ, क्योंकि एक सवाल आता है कि अगर आप मुखालिफ हो उनके आप एहतजाज कर रहे हो, उनकी मुखालफत कर रहे हो, तो उनको किसी की मुआफ़क़त और किसी के साथ जुड़े होने का सबसे बड़ा सबूत है उसको हम रहने की जगह दे दें, बैठने की जगह दे दें। तो अब उन्हीं के वार्ड के अंदर खड़ी मशीन रोड पे कोई बिल्डिंग है जिसका ग्राउंड फ्लोर टोरेंट की ऑफिस बनाने के लिए, ऐसी कुछ हमको ये हम लोगों को भी सुनने आया और आवाम भी बहुत जल्दी ये देखेगी कि एक तरफ इनके जो मंत्री साहब है, जो MLA है, वो कह रहे हैं कि यानी अगर टोरेंट को कोई ऑफिस देगा, शहर में इंटरव्यूज चल रहे हैं उनके, तो बोले हम वो ऑफिस तोड़ देंगे। और सुनने में आया कि इनके ही सबसे लाडले नगर सेवक अपने ही हॉल के नीचे, अपने ही बंगले के बाजू में डायमंड हॉल के नीचे ऑफिस दे रहे। अब वो कितना सच है वो तो ऑफिस ओपन होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर ये होता है तो जरूर आवाम इनका चेहरा सामने आएगा। अच्छा ठीक है, चलिए उस पर भी आपने क्लेरिफिकेशन दे दिया कि यार ये चलो बिल भरवाने के लिए वो किए थे, लेकिन हमारे मुंब्रा के एक सीनियर लीडर हैं NCP पार्टी के, जनाब सैयद अली अशरफ साहब उर्फ भाई साहब, उन्होंने बाकायदे अभी एहतजाजी एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि 30,000 आवाम अगर रोड पे आती है तो ये कुछ सवालिया निशान तो मुझे खुद ही लगता है कि जो जनप्रतिनिधि करने के लिए सत्ताधारी पार्टी के लोग अगर 30,000 लोगों को ऐसी पेंडेमिक कंडीशन में रोड पे उतारना चाहें तो अब, लेकिन ये कहीं से तो समझ में आता है मुखालफत तो कर रहे हैं ना किसी भी लेवल पे। मैं आपसे एक नॉर्मल ऐसा लोकल यानी होकर के पूछना चाहता हूँ, एक वोटर्स होकर के पूछना चाहता हूँ कि आपने अपना वोट किस बेस पे दिया? अगर आपने हमारा प्रतिनिधि तो करेंगे, हाँ, तो ये किस तरीके का प्रतिनिधित्व है कि यानी आपको बोला जा रहा है कि आप रोड पे आओ? मुझे बताओ, 17 नगर सेवक NCP के इस शहर में है, उनका एक MLA इस शहर में जो खुद मंत्री है, और सबसे हंसने वाली बात ये है कि वो खुद सत्ता में, जो 3 टायर की सरकार बनी है ऑटो रिक्शा की, उसमें वो खुद एक टायर है। यही तो समझ में आता ये है सत्ता में, उसके बाद उनके लोग, सुनो, उनके लोग जो अपील कर रहे हैं कि यानी लोगों को ज़मीन पे आना पड़ेगा तब जाके टोरेंट रुकेगी, तो लोगों ने आपको चुन के क्यों दिया? अगर आज एक वोटर, एक नगर सेवक 12,000 से 15,000 के वोटर की कॉन्स्टिट्यूंसी का वो नगर सेवक बनता है, वो यानी 15,000 लोगों की ज़बान बनता है। उसी तरीके से एक MLA 3 लाख से 3.5 लाख लोगों की ज़बान बनता है, उनके वोटर्स का एक MLA बनता है। तो इतने लोगों के वोट्स लेने के बाद उनके बिहाफ पे अंदर महासभा में आवाज़ रेज करने के बजाय, उनके बिहाफ पे अंदर असेंबली में आवाज़ रेज करने के बजाय, उनके मुद्दों को वहाँ पर, उनकी तकलीफ़ों को वहाँ बता करके उसको रद्द करने की बजाय यहाँ पर धरना देने का नाटक क्यों? अगर आप यहाँ पर उम्मीद कर रहे हो कि आवाम नीचे उतर करके रोड पे इसको कैंसिल कराए, तो आप लोग रिज़ाइन करो, यानी आप लोग नाकारा हो। जिसलिए आपको चुन के दिया गया, आप वो काम नहीं कर सकते हो। अगर उनकी जगह हम होते या हमारे पार्टी के लोग होते और इतनी तादाद में होते, तो आप यकीन जाने हम कभी नहीं बोलते कि जनता को उतरना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हमको चुन के दिया ना। हम लड़ेंगे असेंबली में, हम लड़ेंगे महासभा में, हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, वहाँ पर मिनट्स में दर्ज करवाएंगे। उसको लेकर के हम असेंबली में हमारे MLA को बोलेंगे कि वहाँ आवाज़ उठाओ, वो मिनट्स को लेकर के वहाँ से हम उसको ऊपर यानी स्टे लाएंगे, उसको रद्द करेंगे, कुछ भी वहाँ से करेंगे, ना कि यहाँ आवाम को नीचे उतारेंगे इतने पेंडेमिक पीरियड में। चलिए ठीक है, ये तो हो गया टोरेंट का या लाइट का मसला। और भी बहुत सारे मसाइल हमारे शहर में अब तो आपको काम करना है। सुनिए, टोरेंट ने अभी बात छिड़ी तो मैं बता दूं, टोरेंट का मुद्दा नहीं है। आवाम को यही मुद्दे से समझना होगा, क्या जिनको उन्होंने चुन के दिया है क्या वो सही प्रतिनिधि है? क्या वो उनकी, हम अगर वोटर से कोई किसी को वोट करता है तो ये भरोसे करता है कि मैं काम धंधे पे रहूँगा, मैं मेरे बच्चों की स्कूलों के पीछे रहूँगा, तो मेरे लिए ये सरकार से बात करे, तो क्या वो ज़बान सही है? क्या वो बंदा सही है? क्योंकि ये सिर्फ टोरेंट का मुद्दा नहीं है, हर मुद्दे पे यही कर रहे हैं ना। ये शहर में आकर के सिर्फ एक धरना प्रदर्शन करके दिखाते, हमने करा रहे यहाँ धरना प्रदर्शन की जगह आप अंदर चिल्लाए, आप अंदर आवाज़ उठाए। नहीं ठीक है सर भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कैसे कि आप शहर की तरक्की या शहर की फलाह व बहबूदी के लिए बात कर रहे हो, तो किसी भी शहर के या किसी भी कौम के, किसी इलाके की तरक्की के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो होती है तालीमी, मतलब लियाकत और तालीमी मैदान में तेज़ी से बढ़ना। तो हमारे शहर का जो सबसे बड़ा मसला है कि इतना बड़ा शहर है, अनऑफिशियल ऑफिशियल मिला जुला के देखा जाए तो तकरीबन 12 लाख की आबादी है, उसके बावजूद सिर्फ 2 म्यूनसिपल स्कूल और इतने बड़े बड़े वार्ड्स हैं। यहाँ से लेके देखा जाए तो दारुल फलाह के पूरे एरिया में एक भी म्यूनसिपल स्कूल नहीं है। वफा पार्क एक स्कूल सिर्फ वो पुरानी, वो भी खंडर हो चुकी है, उसको शिफ्ट किया गया। अब एक ही जगह पे MM वैली में इतनी सारी स्कूलों का चलना,
जो कि होना ये चाहिए कि 23 नगर सेवक हैं यहाँ पे मुंब्रा के अंदर, तो 2300 कम से कम, चलो 23 का आधा नहीं तो 22 का आधा 11 स्कूल तो होनी चाहिए। तो अगर आप आते हैं या आप लोग इस बारे में, क्योंकि अपोजिशन का काम होता है हर मसले मुद्दे पे आवाज़ उठाना, अगर अपोजिशन भी आप पोजीशन में तो पास करवा के लाके लोगों को सहूलत दे, लेकिन अपोजिशन में तो हर मसले को जो आवाम के मसाइल हो उनको खिलाफ एहतजाज करना, आवाज़ उठाना, और पोजीशन में जो है उनसे उसको हल करवा के लेना। तो आप इस पर क्या करेंगे? देखिए इंशाल्लाह ताला कि अभी आप ये सोचिए कि मुझे तड़ीपारी नोटिस क्यों मिला, मुझे यानी ये सब यानी क्यों शहर बदल करने की बातें क्यों हो रही है, मुझ पर प्रेशर क्यों ना कहीं वो भी जान चुके कि उनके लोग सब नाकारा, और ये आवाम जान चुकी है। जितना भी मुद्दा आप बता रहे हो ना, आज तक उन्होंने ये सब सहूलतों पे आज तक काम ही नहीं किया है। इनकी नज़र में विकास का मतलब है सिर्फ कॉन्क्रीट रोड बना देना, एक एम गेट बना देना, लेकिन जो बुनियादी सहूलतें होते हैं, जैसे कोई भी कौम का भविष्य या कोई भी शहर का भविष्य जब सुधरता है जब वहाँ तालीम आसान हो, तालीम सस्ती हो। यहाँ पर आज देखिए कि आज एजुकेशन माफिया धड़ाधड़ से चल रहा है, तो ये किसके प्रतिनिधि में के अंदर चल रहा है, ये आपको इस पे गौर करना होगा। आज जब स्कूलें चालू होती है तो हमें अक्सर देखता हूँ कि पेरेंट्स लोग परेशान रहते हैं बच्चों के डोनेशंस को लेकर, फिर तो इसके लिए सवाल कौन करेगा? फिर वही जिसको आपने चुन के दिए, लेकिन वो तो गूंगे बने बैठे, वो तो नाकारा है। आज पानी के लिए शहर हमेशा परेशान रहता है, हर एक वार्ड में मैं पानी की तकलीफ से समझता हूँ। आज 15 साल से यहाँ पर एनसीपी के एमएलए है, 2 टर्म इनके हुए, उनसे पहले भी इनके ही एमएलए थे। आज यहाँ पर 17 नगर सेवक आपके आते हैं, तो ये सब सहूलतों से आज भी अगर शहर महरूम है तो शहर को समझना होगा कि अब बदलाव का वक्त है, और ये कहीं ना कहीं ये पार्टी जान चुकी है कि अब लोग यानी बदलाव चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बेसिक 2 मुद्दे होते हैं, जैसे कि एक तो पढ़ाई हो गया, दूसरा दवाई हो गया, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी। तो उस बारे में भी देखा जाए तो आपने आवाज़ भी उठाई थी, और आज हमारे दर्शकों को भी ज़रा उससे भी बताइए कि कितना हॉस्पिटल कितने माले का पास हुआ था और कितने दिनों में होना था और क्या हुआ है अभी तक, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था कि म्यूनसिपल के अधीन चलना चाहिए, इस तरह की भी अफवाह उड़ रही है कि हाँ हॉराइजन करके कोई उसको हैंडओवर कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। तो उस बारे में आपके पास क्या अपडेट है, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने आपसे कहा ना कि कभी मैं ये पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इनकी सोच से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप देखिए कि जब कोई हमारा प्रतिनिधि कोई भी शहर का बनता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी, पहली कोशिश ये होती है कि शहर में कितनी टीएमसी से या बीएमसी से या म्यूनसिपाल्टी से कितनी ऐसी फैसिलिटीज़ मिला सके जिससे लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा है कि इसके आने से पहले, मंत्री के आने से पहले जितनी हमारे को फैसिलिटीज़ मिली थी, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, जो भी हो, सब आज प्राइवेट कर दी जा रही है। आज हॉकर जोन हमारे शहर में एक भी हॉकर जोन नहीं है। आज हॉस्पिटल हमारा सुनने में आ रहा है कि उसको प्राइवेट कर दिया, जैसे आपने बताया, हम भी सुन रहे कि हॉरिजॉन वाले को हॉस्पिटल दे दिया गया है। आज हॉस्पिटल, आप सोचिए इतना पैंडेमिक पीरियड चला, कितनी मौतें हुई शुरुआत में, ये कोरोना सेंटर बनने से पहले। अगर ये हॉस्पिटल जिस तरीके से 2008 में पास हुआ, 2012 से इसका काम चालू हुआ, अगर इसका जो टेन्योर था 24 महीने का, अगर उसमें कर लिया भी जाता तो 2014 तक कंप्लीट हो जाता। तो आज हमारे शहर में इतनी यानी महामारी के टाइम पे इतनी दिक्कतें नहीं होती लोगों को। आज जिनके पास पैसा नहीं था, लोगों ने उधार करके, लॉकडाउन में रोजी नहीं होने के बावजूद गहने बेचकर, घर गिरवी रखकर अपने हॉस्पिटलों के बिल दिए अपने लोगों को बचाने के लिए। वो पैसे वेस्ट नहीं होते हमारे। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये क्या पॉलिसीज़ चल रही है कि लोग यहाँ की हर एक बुनियादी चीज़ों को जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लिया जा रहा है। आज एमएससीबी यानी एमएससीबी कैसा भी था, हमारे शहर में हमको एडजस्ट करके चल रहा था। फिर भी साहब भाई, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है आप अपोजिशन में हैं या उनके विरोधी हैं, तो आप तो उनकी खामियां गिनवाएंगे, लेकिन आप जैसे हॉस्पिटल बोल रहे हैं, उसी के बगल में स्टेडियम है, या मुंब्रा से निकलते ही जैसे हम शहर छोड़ते हैं, एक चौपाटी मुंब्रा में सुनने में आता है, या प्लान उसका था, बहुत खूबसूरत वीडियो चला था। तो ये सारी चीज़ें मुंब्रा को देने में, या एम गेट जो एक बना हुआ है, अब वो यूज़फुल कितनी है, अनयूज्ड है, या जो भी है, तो कुछ ना कुछ तो आया है ना, कुछ ना कुछ काम तो हुआ है। देखिए, आज स्टेडियम जो हमारे शहर में बना है वो प्राइवेट कर दिया गया। अच्छा, वो भी प्राइवेट कर दिया? वो भी प्राइवेट कर दिया। हम वही तो बोल रहे कि इनकी सोच समझिए, ये सिर्फ कमीशन बेसिस पे हमारे शहर को लूट रहे। ये हर चीज़ को प्राइवेट करके उसके पीछे कमीशन रख रहे, अपनी आने वाली ज़िंदगी यानी बेहतर कर रहे, लेकिन शहर का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे। यही लोगों को तो हम समझाना चाह रहे। स्टेडियम प्राइवेट, आप मुझे बताइए कि आज आपका स्लाटर हाउस आपसे छीन लिया गया, वहाँ पर कब्रिस्तान बना दिया गया और स्लाटर हाउस को हटा के अभी बंद कर दिया गया। आज अगर 15 एकड़ का स्लाटर हाउस हमारे शहर को मिल जाता तो रोज़गार मिल जाता। जब तुम लोगों से उसकी रोज़गार छीन लोगे तो तुम स्टेडियम देकर, चौपाटी देके करोगे क्या, जब उनके जेब में पैसे ही नहीं रहेंगे तो? अरे पहले शहर की बुनियादी सहूलतों पे, आज तुम स्टेडियम का बता रहे हो, लेकिन आज शहर में एक मैदान नहीं बच्चों को खेलने के लिए।
डेवलपमेंट के नाम पे मुझे एक नाना नानी पार्क तो बता दो कि जहाँ हमारे सीनियर्स लोग जाकर बैठे। सिर्फ इनसे बात करो तो हाँ साहब ने बहुत विकास, इन लोगों ने क्या किया, इनकी पॉलिसीज़ को समझिए। हमारे शहर के जो बंदे हैं, जो भी लोग हैं, वो सुबह 9 बजे यहाँ से ट्रेन पकड़ के काम पे जाते हैं, रात को 10 बजे वापस आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके माइंड सेट को सिर्फ बैनर की राजनीति से वो किया कि यानी हम बैनर लगा के दिखा देते हमने विकास किया। इन्होंने झूठे आकर के कैमरा पे बोले कि मैं 100 करोड़ पानी के लिए ला रहा हूँ, मैं 100 करोड़ हॉस्पिटल के लिए ला रहा हूँ, मैं 100 करोड़ रोड के लिए ला रहा हूँ। सिर्फ ऐसे झूठे वादे किए और लोगों ने बैनर देखकर समझा कि विकास हो गया। एक्चुअल में विकास इस शहर का जीरो है और लोगों को ये बात को समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है सैफ साहब, एक और तहलका से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी चाहेंगे आपने जितनी बातें कहे आप उनको सच कर सकें, लोगों की आवाज़ बन सकें और अपने शहर के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल ला सकें। कैमरामैन जोहेब शेख के साथ मैं अब्दुल अजीम शेख, एक और तहलका न्यूज़।